तो लास्ट टाइम बच्चों हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा था कि oogenesis हो गई थी, ठीक है ना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई और फीमेल के अंदर एग की यानी कि सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हुई थी। हम एग बोलते हैं बच्चों, लेकिन फॉर्मेशन किसकी होती है? सेकेंडरी oocyte की। और सेकेंडरी oocyte स्टेज पर ही क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था मेजरली के स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक उसी तरह आज हम यहां पर हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग, ठीक है। पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी पूरा हो जाएगा। उसी के साथ हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एग। स्ट्रक्चर ऑफ एग ओवम। लेकिन बच्चों हम आपको एक बात याद रखनी है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो हमेशा सेकेंडरी oocyte स्टेज पर होता है और हम उसे एग बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ओव्यूलेशन किस स्टेज पर हुआ? सेकेंडरी oocyte। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास रिलीज होकर के ओव्यूलेट होकर के वो स्ट्रक्चर आया। देखो लास्ट टाइम जब मैं आपको oogenesis का सेकंड लेक्चर करा रहा था तो मैंने आपके सामने ग्रेफियन फॉलिकल बनाया था, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल में मैंने आपको एक बात बोली थी कि बच्चों जब भी मैच्योर फॉलिकल में ओव्यूलेशन होता है तो बीच वाला पोर्शन निकल करके बाहर आ जाता है, और ये भी बताया था कि उस बीच वाले पोर्शन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बताया था ना। तो उसमें हमने देखा था कि एक तो हमारा डेवलपिंग एग था, एक उसने बाहर जोना पेलुसिडा लेयर सिक्रीट कर रखी थी और उसके बाहर थी कोरोना रेडिएटा। यानी कि सबसे पहले तो बच्चों आपको एक पता होना चाहिए कि जो एग है सेकेंडरी oocyte है, ये फ्यूचर में बेबी बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और न्यूक्लिक कंटेंट, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो इसका न्यूक्लियस होता है वो काफी लार्ज होता है, जिसे हम जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको रफली इसका एक डायग्राम बना करके दिखाता हूं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पर आगे चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियोलस, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा इधर लेते हैं ताकि हम लेबलिंग भी कर सकें। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसके बाहर होती है बच्चों क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? क्या है ये? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लैक कलर से जो मैं दिखा रहा हूं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या है बच्चों? हमारा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। हम इसे ओ प्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ, डबल ओ, ठीक है, क्लियर? अभी मैं सब कुछ बताऊंगा बच्चों आपको, क्लियर हो गया? उसके बाद मैं यहां पर एक लेयर बना रहा हूं ब्लू कलर से, ये है बच्चों हमारी क्या? जोना पेलुसिडा। बच्चों क्लियर है? यस और नो बताइए। आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? जल्दी से जल्दी, टाइम बहुत कम है। यस और नो? यस सर। सार्थक गर्ग यस सर। जतिन यस सर। चलिए सब सही है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो
ये बन गई बच्चों हमारी ब्लैक कलर से जो बनी है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमने पढ़ा था कि जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन हुई थी। ये किससे बनी थी? 3 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और उन ग्लाइकोप्रोटीन के नाम क्या हैं? ZP1, ZP2 एंड ZP3। सर फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन में बताएंगे। ZP3 जो है, जोना पेलुसिडा 3 जो है, वो स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारी जोना पेलुसिडा। ठीक है, किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, और जोना पेलुसिडा के बाहर एक लेयर थी हमारी जिसका नाम था कोरोना रेडिएटा। क्या लेयर थी? कोरोना रेडिएटा। ये लीजिए, ये इस तरह से सेल की लेयर है बच्चों। ठीक है, यहां पर आपने सेल्स बनानी है, या ऐसा करते हैं, चलिए मैं सेल्स की फॉर्मेशन ही करता हूं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ाया था आपको कि जो कोरोना रेडिएटा है वो किसकी सेल्स होती हैं? फॉलिकल्स की सेल होती है, एग की तो नहीं होती ना बच्चों। और जो जोना पेलुसिडा है वो खुद किसने बनाई थी? वो खुद बनाई थी, किसने बनाई थी बताओ? खुद एग ने बनाई थी, यानी कि मैं कह सकता हूं एग मेम्ब्रेन ने बनाई थी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग और ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लेबलिंग करते हैं फटाफट से, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन लेबलिंग से पहले बच्चों एक चीज मैं और बता दूं, जो ये हमारी, देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द, ये वाली, ये जो लेयर है अंदर, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बच्चों पूरा लिख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को बच्चों हम, इसका दूसरा नाम है एग मेम्ब्रेन, और तीसरा नाम है ऊलेमा। क्या नाम है? ऊलेमा, OOLEMA, ऊलेमा। समझ आया? क्लियर हो गया? OOLEMA होता है बच्चों। ठीक है, दैट इज ऊलेमा। क्लियर हो गया? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग मेम्ब्रेन और ऊलेमा भी बोलते हैं। समझ आया? इसके बाहर जो ये ब्लू कलर से हमारे पास है, ये वाली, दैट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है बच्चों, जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके बाद तो हमने पढ़ा कि 2 लेयर हमारी हो गई। थर्ड लेयर हमारी कौन सी है बच्चों? कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? थर्ड लेयर, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ठीक है, RADIATA, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये कौन है बच्चों? न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के ब्रैकेट में आप लिखेंगे जर्माइनल वेसिकल, ये वर्ड याद रखना है। ठीक है ना, न्यूक्लियस, जर्माइनल वेसिकल, पूरा लिखना है आपने। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, GERMINAL VESICLE, जर्माइनल वेसिकल। तो ये क्या है बच्चों? उसका न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है बच्चों आपको, कि बिल्कुल ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, यानी कि साइटोप्लाज्म के ऊप्लाज्म के अंदर, यहां पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, ये जो कि कवर करते हैं, यानी कि आप पेरिफेरल एरिया लगा सकते हैं, मार्जिनल एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, और बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, दिख रहे हैं बच्चों आपको? क्लियर? इनको बोलते हैं हम, दैट इज द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, फर्टिलाइजेशन जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तब आपको इनके बारे में बताऊंगा। क्या है ये? कोर्टिकल
ग्रेन्यूल्स, ठीक है, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों हमारा स्ट्रक्चर किसका, ओवम, एग और सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। इनके पार्ट्स आप अच्छे से देख लें, अच्छे से इनको लेबलिंग करें। अभी मैं इनके बारे में आपको इनके पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, कुछ नहीं करना, 3 लेयर बनानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब अगर कोई पूछे आपसे कि एग की मेम्ब्रेन कौन सी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग की मेम्ब्रेन ने या एग ने कौन सी मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस किया, सिक्रीट किया, तो उसका आंसर है जोना पेलुसिडा। कौन सी मेम्ब्रेन एग की नहीं है, दैट इज द कोरोना रेडिएटा। बच्चों लाइट चली गई है, एक सेकंड आप रुकेंगे, होल्ड करेंगे। कोरोना रेडिएटा, क्योंकि वो किसकी बनी हुई थी, फॉलिकुलर सेल्स की बनी हुई थी, किसकी, फॉलिकुलर सेल्स की, ठीक है। तो जो ये थोड़ा क्वेश्चन आते हैं कई बार कि बताओ एग की मेम्ब्रेन का नाम क्या है। एग की मेम्ब्रेन का नाम है बच्चों ऊलेमा, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और एग की मेम्ब्रेन ने अपनी कौन सी लेयर को बनाया, किस लेयर की फॉर्मेशन की, उसका नाम है बच्चों जोना पेलुसिडा। क्या नाम है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और फॉलिकुलर सेल की कौन सी लेयर है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसके साथ साथ अब आता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर। अब क्या वर्ड आता है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वर्ड जो बच्चों हम मेम्ब्रेन के लिए यूज करते हैं वो है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और दूसरा नाम है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब जोना पेलुसिडा है जो, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खुद एग की मेम्ब्रेन ही है, जो जोना पेलुसिडा है वो है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। क्यों है बच्चों ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि इसे खुद एग सिक्रीट करता है, ठीक है ना, इसकी फॉर्मेशन खुद एग करवाता है, इसीलिए ये क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और जो बच्चों हमारी कोरोना रेडिएटा है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन किसने करवाई, इसकी फॉर्मेशन एग ने नहीं करवाई, ये फॉलिकुलर सेल की बनी होती है, ठीक है। वैसे तो बच्चों ये पढ़ते ही आपको सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया जो भी मैंने आपको पढ़ाना था, लेकिन फिर भी मेरे साथ साथ आप पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, ओवम जो है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इट इज राउंड, यानी कि राउंड गोल होता है, एंड नॉन मोटाइल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आएगा बच्चों, सेकंड, ये गोल होता है, नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि मूव नहीं करता, फीमेल बॉडी में एक ही जगह पर फिक्स होता है, चलता नहीं है बाद में, ठीक है। और ये पेरेंट बॉडी के, यानी कि मदर बॉडी की अगर हम बात करें, फादर की बात कर ले, तो इसका साइज जो है बड़ा होता है सारी सेल से। क्यों, इसका साइज होता है 0.1 mm, ठीक है ना, कितना होता है 0.1 mm, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अदर सेल का, तो अदर सेल का साइज होता है बच्चों लेस देन 0.01%, 0.01 mm जो है, बाकी हमारी बॉडी की सारी सेल इनसे छोटी होती है, लेस देन, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक फीमेल के अंदर या पेरेंट्स के अंदर जो एग सेल है वो बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इसके अंदर योक नहीं होता, ह्यूमन के एग के अंदर योक नहीं होता, योकलेस। अब योक क्या होता है सर, योक होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। आपने बर्ड्स के अंदर देखा है, वो येलो येलो कलर का जो होता है, व्हाइट व्हाइट के अंदर, जो लोग अंडे खाते हैं, अंडे देखे तो होंगे कि उसके अंदर से एक येलो येलो बॉल सी निकलती है, वो योक होती है बच्चों। जो क्यों डाली जाती है वहां पर,
वो इसलिए डाली जाती है ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो उससे एनर्जी लेकर के और क्या करे, अपनी ग्रोथ करे। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर योग, ह्यूमन एग के अंदर योग नहीं, क्यों नहीं होती सर? क्योंकि मदर उसकी केयर करती है, जरूरत ही नहीं है। प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसे योग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, और इसीलिए ह्यूमन एग को एलेसिथल एग कहा जाता है। ALECITHAL, एलेसिथल। ए माने एब्सेंट। देखो, लेसिथल एग जिन एग के पास योग होता है, एलेसिथल एग जिन एग्स के अंदर योग नहीं होता। ठीक है, माइक्रोलेसिथल एग जिन एग के पास बहुत थोड़े अमाउंट में योग होती है, मैक्रोलेसिथल एग जिनके पास ज्यादा अमाउंट में योग होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैंने आपको एनिमल किंगडम 11th में भी पढ़ाए थे, टीलोलेसिथल, मीजोलेसिथल, है ना, पढ़ाए थे ना। तो लेसिथल वर्ड यूज होता है किसके लिए? योग के लिए, और ए लग गया तो एब्सेंट। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इसके पास अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम ऊप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या है? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट, अबंडेंट साइटोप्लाज्म लिखो यहां पर। थर्ड पॉइंट, अबंडेंट मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। मैं लिखवा रहा हूं बच्चों, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है ना, और उसे क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। और इसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भाई बेबी की केयर करनी है इसको, स्टार्टिंग की जो बेबी की ग्रोथ होती है वो इसी के खर्चे पे होती है। ठीक है ना, क्योंकि प्लेसेंटा स्टार्टिंग में तो बनता नहीं है। ठीक है ना, ये इसीलिए हमारी जो माइटोसिस होती है, क्लीवेज जिसे हम बोलते हैं, हम पढ़ेंगे अभी फर्टिलाइजेशन के बाद, वो किसके बिहाफ पे होती है? इसके खुद के साइटोप्लाज्म के बिहाफ पे होती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाहर ये कहता है कि ऊप्लाज्म के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। इन ऊप्लाज्म, नेक्स्ट पॉइंट, इन ऊप्लाज्म क्या होता है? लार्ज न्यूक्लियस। और लार्ज न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? क्या बता रखा है मैंने? जर्मिनल वेसिकल। लिखो बच्चों, इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज GERMINAL, वेसिकल। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको? उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। लिख दो, विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, एंड दिस स्ट्रक्चर यानी कि ऊप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उलेमा। ऊप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उलेमा। ठीक है बच्चों, लेमा कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कवरिंग। ठीक है ना, और ऊ का मतलब होता है एग। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? उलेमा के अंदर की तरफ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स पड़े होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। लिखो, स्मॉल वेसिकल्स आर प्रेजेंट, स्मॉल और टीनी वेसिकल भी आप लिख सकते हैं। वेसिकल्स आर प्रेजेंट जस्ट beneath the और अंडर द उलेमा। क्या बोलते हैं उनको? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अभी बच्चों जब मैं फर्टिलाइजेशन कराऊंगा तब बताऊंगा कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो काम है पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करना है। पोली माने ज्यादा, स्पर्मी माने स्पर्म, ताकि एक एग के अंदर एक ही स्पर्म एंटर करे। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। कैसे, वो मैं आपको कोर्टिकल रिएक्शन में, फर्टिलाइजेशन में कराऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो ओवम होता है उसका सबसे मेजर पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है, उसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। क्या नहीं होता?
सेंट्रियोल, लिखो मेरे साथ, सेंट्रियोल एब्सेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट। तो सर जब इसको सेल डिवीजन करनी होगी तब इसके पास कहां से आएगा, कौन, सेंट्रियोल, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन तो सेंट्रियोल ही कराते हैं। मेल स्पर्म के अंदर आपने दो सेंट्रियोल पढ़े थे, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। जो मेल के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था वो क्या करवाता है, इसकी डिवीजन में हेल्प करवाता है। समझ आया, क्लियर हो गया। यानी कि ओवम के पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है, क्लियर, सही चल रहा है बच्चों। ओवम के पास खुद का अपना सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये पोलैरिटी भी शो करता है, शो पोलैरिटी, ओवम जो है शो पोलैरिटी। कैसे सर, पोलैरिटी का तो मतलब ये है ना कि वो दो पोल शो करे। अब हमें क्या पता कौन सा पोल कौन सा है, क्योंकि तो एक राउंड स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं कि ये एक एग है, तो यहां पे पोलर बॉडी बनी थी, ये क्या बनी, पोलर बॉडी बनी थी ना जब मैंने आपको oogenesis करवाई थी, है ना। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई पूछ ले बताइए एग की पोलैरिटी कौन डिक्लेयर करता है, पोलर बॉडी। कैसे, जिस एरिया पर पोलर बॉडी बनती है उसको कहते हैं एनिमल पोल, जहां पर दो पोल हो गए ना, दो पोल हो गए, जहां पे पोलर बॉडी होती है उस पोल को कहते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं, एनिमल पोल। और इसके अपोजिट जो होता है, अगेंस्ट अपोजिट जो होता है, उसको बोलते हैं वेजिटल पोल, VEGETAL, वेजिटल पोल। समझ आ गया। तो दो कॉर्नर हुए, दो पोल हुए इसके, एक हुआ एनिमल पोल, एक हुआ वेजिटल पोल। एनिमल कौन सा हुआ, जिस साइड से पोलर बॉडी निकलती है उसे हम एनिमल पोल बोलते हैं, और जिस साइड से उसकी अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं वेजिटल पोल, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पास दो एडिशनल कवरिंग होती हैं। एक का नाम आप खुद ही लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह कम रह गई है, मैंने करा दिया पहले। एक का नाम है जोना पेलुसिडा, जो ग्लाइकोप्रोटीन की 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, और जिसे एग खुद सिंथेसाइज करता है, जिसको खुद एग सिक्रीट करता है। थिन होती है, नॉन सेल्युलर होती है, ये मैंने आपको उसमें कराया था, याद रखना, ठीक है ना। नॉन सेल्युलर होती है, स्टार्टिंग में थिन होती है, फिर थोड़ी सी थिक हो जाती है, ठीक है ना। तो इसे हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन खुद एग करता है। और उसके बाहर होती है कोरोना रेडिएटा, जिसकी फॉर्मेशन एग नहीं करता, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए उसे हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल होती हैं। आप लिख लो बेशक यहां पर, जो आपने ये लिखा है कोरोना रेडिएटा, इसमें एरो लगा करके लिख लें इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल। अब देखो ना, ये तो हो गई नॉन सेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, ये हुई सेल की, लेकिन सेल भी कौन सी होती है, इलोंगेटेड, लंबी, ठीक है। और फॉलिकल्स की सेल, फॉलिकुलर सेल्स होती है, और उसे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एग जो कंप्लीट हुआ। अगर कोई लाइन आपकी रह गई है तो लिखने से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग में से दोबारा इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ पढ़ा था, वैसे ही आज हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, मेल के अंदर स्पर्म बन गए हैं, फीमेल के अंदर एग बन गया है, ठीक है। अब क्या है, अब सर इनका फेट क्या होगा, भाग्य क्या होगा, ठीक है। बच्चों ये डिपेंड करता है कि वो लेडी कंसीव करेगी या नहीं करेगी। अगर वो लेडी जिसके अंदर ये ओव्यूलेशन हुई है और ये एग निकल करके सेकेंडरी oocyte निकल करके कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में, याद है ना, कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो चला गया फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में या तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि सेकेंडरी oocyte को स्पर्म की एसोसिएशन हो जाएगी, स्पर्म मिलेगा,
और वो स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर देगा, जिससे कि वो एग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से पूरा बेबी बनेगा, फिर डिलीवरी हो जाएगी और वो बेबी धरती पर आ जाएगा, इस दुनिया में उस पैदा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों वो क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा सर, वो एग जो है डीजेनरेशन की तरफ चल देगा, और डीजेनरेट होकर के मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी एग नहीं आता बाहर, क्या आता है, सेकेंडरी oocyte आती है। क्यों? क्योंकि एग तो बनता ही तब है जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, वरना एग नहीं बनता, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एग फर्टिलाइजेशन करेगा या फिर डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, पहले फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं, यानी कि दो ऑप्शन है हमारे पास। देखिए मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं किस तरह से, समझना है आपको इस टॉपिक को। अगर मान लीजिए ये एग है हमारे पास, ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा सर, ये फ्यूचर में क्या बनेगा, या तो ये पूरा बेबी बना देगा, या क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे सर, चलिए थोड़ा सा हम इस पे फोकस करते हैं, समझना है बच्चों। देखो इसलिए मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, इसके मेरे पास दो ऑप्शन हैं, देखिए, या तो इसकी हो जाएगी स्पर्म के साथ एसोसिएशन, जिसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से ये क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट अपनी ग्रोथ करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग, नया बेबी, ठीक है। या फिर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये बच्चों क्या करेगा, ये डीजेनरेशन की तरफ चल देगा। क्या करेगा, डीजेनरेशन, ठीक है। और डीजेनरेट होकर के किसकी फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में फीमेल बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रोसीड होगी कंप्लीट, और फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसके दो भाग्य हैं, दो फेट हैं इसके, कि फ्यूचर में इसका क्या होगा, या तो ये बेबी बनाएगा या ये डीजेनरेट होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों अगर हम फर्टिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले, ठीक है। और एंड में फिर हम दूसरा ऑप्शन ले लेंगे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ा के फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बच्चों अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आज पूरा नहीं होगा बच्चों, इसीलिए मैं आज आपको उसके बेसिक और आपको मेजर स्टेप्स बताऊंगा। मेजर स्टेप में हम एक या दो स्टेप कवर कर देंगे, बाकी स्टेप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप हेडिंग बनाइए फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में भी और नीट में भी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। पहले समझो बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक बात हमेशा याद होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन इज अ बाय चांस प्रोसेस। सर क्या मतलब है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई फीमेल या कपल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है
तो उसके एग को रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलेगा ही मिलेगा और वो उसे फर्टिलाइज करेगा ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें मैरिज की, जब मैरिज होती है तो उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाती है, कोइटस एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बेबी किसी को 10 महीने बाद बेबी होता है, किसी को 1 साल बाद बेबी होता है, किसी को 1.5 साल बाद बेबी होता है, एग्जैक्ट 9 मंथ में बहुत कम के बेबी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट गया कि कोई जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज अ बाय चांस प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। होने को पहली 1-2 बार में ही हो जाएगी और होने को हो सकता है 1 महीना 2 महीना भी फर्टिलाइजेशन ना हो। इसके लिए कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर तो होता है एप्रोप्रिएट टाइम, कि स्पर्म की इंसर्शन जो है फीमेल बॉडी के अंदर वो एप्रोप्रिएट टाइम पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने बताया ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद एग जो है वो 48 से 72 घंटे तक सरवाइव करता है, लेकिन वो अगर पहले 24 घंटे तक फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, वरना बाद में वो फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है ना, वो डीजनरेशन की तरफ चल देता है, ठीक है। बाय चांस जब वो 24 आवर्स थे जब फर्टिलाइजेशन हो सकती थी, उस टाइम पे उसे स्पर्म की एसोसिएशन ना नहीं मिल पाई और बाद में मिली, तो फायदा नहीं होगा ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। दूसरा हो सकता है एप्रोप्रिएट पीएच, स्पर्म की जो कंडीशन है वो हेल्दी ना हो सकता है कि फीमेल के अंदर हार्मोनल सिस्टम जो है वो उस टाइम पे बैलेंस्ड ना हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर, पीएच और अदर फैक्टर्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी। समझ आया बच्चों आपको? इसीलिए मैं कह रहा हूं पहला पॉइंट दैट इज फर्टिलाइजेशन इज अ बाय चांस प्रोसेस। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर? क्लियर आवाज आ रही है? यस और नो? फटाफट से जल्दी बताओ, फिर हम शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन। जल्दी से जल्दी। चलिए सेजल यस सर, यस सर, चलिए आ रही है आवाज, इसका मतलब ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप मेरे साथ डेफिनेशन लिखेंगे। अक्सर आपने आज तक फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन सुनी है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। नहीं बच्चों, अब आप 12th में हो गए हो, ये आधी अधूरी डेफिनेशन। तो पूरी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली चलो मैं कह सकता हूं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बाय विच जाइगोट इज फॉर्म्ड। वो फ्यूजन ऐसी होनी चाहिए कि वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो उसकी सक्सेस का कैसे पता चलेगा सर? जाइगोट जरूर बनना चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, आप मेरे साथ लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच haploid male gamete that is called sperm or spermatozoa is fused with haploid female gamete that is called egg, ova or ovum, and zygote is formed. जाइगोट का बनना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन हुई है। अगर मिक्सिंग हो जानी थी एग और स्पर्म की लेकिन जाइगोट नहीं बना, तो हम उसे फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे। फिर वो एग भी डीजनरेशन की तरफ चलेगा और वो डीजनरेट होकर मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन क्या हुई? द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट दैट इज स्पर्म with the haploid female gamete that is egg, ova and ovum and zygote is formed is called as fertilization. इसे हम fertilization बोलते हैं, ठीक है। अब लिखिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या आ जाएगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ क्या होती है, कहाँ होती है सर फर्टिलाइजेशन, क्या कोई स्पेसिफिक एरिया है? बिल्कुल है। तो आप लिखिए एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां होगी? एम्प्यूला। एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है बच्चों, इसी को हमने ओविडक्ट भी कहा था। और अगर किसी ऑप्शन में आपको लिखा मिले एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, तो वो भी बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर कहीं पर लिखा मिले एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन ऑप्शन के अंदर, तो भी वो भी बच्चों आपका राइट आंसर होगा। किसका? हमारी फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो क्या पढ़ना है कि सर इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, हमें फर्टिलाइजेशन किसकी होनी है? एक एग की होनी है और एक स्पर्म की होनी है। एग जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, नॉन मोटाइल होता है, लेकिन जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है और मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर आएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है हमारी, दैट इज द अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि हमें स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और स्पर्म आएगा कैसे वो हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर स्पर्म ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, वो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ के अंदर? देखिए, इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स और कपुलेशन या कोइटस हम बोलते हैं, चलिए मैं लिखता हूं, ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग कपुलेशन, कपुलेशन को ही बच्चों क्या बोलते हैं? कोइटस बोलते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, COITUS। क्या होगा? ड्यूरिंग कोइटस और कपुलेशन, मेल रिलीज 3 to 4 ml सीमेन, मेल रिलीज 3 to 4 ml सीमेन inside the female genital tract। और फीमेल जेनिटल ट्रैक से भी अच्छा वर्ड है, नियर टू द कर्विक्स पोर्शन, सर्विक्स पोर्शन ऑफ यूट्रस, या हम बोल सकते हैं अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का अपर पोर्शन जो अंदर की साइड है, उसमें सर्विक्स ही तो था, ये पढ़ा था ना हमने। नियर द सर्विक्स पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब इस 3 से 4 ml सीमेन के अंदर बच्चों कितने स्पर्म होते हैं? कितने स्पर्म होते हैं बताओ, बताइए, पढ़ा था हमने 300 मिलियन। ठीक है ना, कितने? नियर अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीमेन। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस कपुलेशन के दौरान सीमेन रिलीज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिखिए मेरे साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन बोलते हैं INSEMINATION, इंसेमिनेशन। यानी कि इंसेमिनेशन हो गया और उसका रिजल्ट क्या निकला कि मेल ने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान 3 से 4 ml सीमेन जो है फीमेल के वेजाइना के अंदर अपर पोर्शन में, सर्विक्स पोर्शन के पास, उसे रिलीज कर दिया। उस सीमेन के अंदर क्या है? 300 से 400 मिलियन क्या है? स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट हैं।
समझ आया आपको? क्लियर हो गया? तो इंसेमिनेशन प्रोसेस पढ़ा आपने। अब क्या हुआ, अब इसका इंसेमिनेशन का रिजल्ट क्या निकला? इंसेमिनेशन का रिजल्ट निकला 300 to 400 million sperms are ejected. कहां आ गए? अपर पोर्शन ऑफ वेजिना। ठीक है बच्चों, अपर पोर्शन ऑफ वेजिना, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि अभी तो वेजिना के अंदर आए हैं ना। अब इन स्पर्म्स को जाना कहां है? अब इन स्पर्म को जाना है फैलोपियन ट्यूब में। कहां जाएंगे? मूव्स और रीच अप टू फैलोपियन ट्यूब। क्यों सर? क्योंकि फर्टिलाइजेशन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। जब तक ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे तो एग को फर्टिलाइज कैसे कर देंगे? सही है ना? और फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए रास्ता क्या है? यूट्रस है, और यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब है। तो सर वहां तक कैसे जाएंगे? अब आपको यह समझना है बच्चों कि these sperms reach up to the fallopian tube by the effort of spermatozoa and uterus also. कैसे जाएंगे? by the effort of, दोनों के एफर्ट होंगे, ऐसा नहीं है एक ही एफर्ट करेगा। अभी मैं दोनों बताऊंगा आपको। EFFORTS, efforts of sperm and यूट्रस। ऐसा कैसे सर? स्पर्म और यूट्रस, यूट्रस कैसे अपना एफर्ट करेगा, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक बनता है अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ के अंदर पहला टॉपिक बनता है स्पर्म्स एफर्ट। ठीक है ना, कि स्पर्म क्या एफर्ट लगाएगा और यूट्रस क्या एफर्ट लगाएगा इनको कहां पहुंचाने के लिए? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज, आज हम यहीं तक करेंगे, दोनों टॉपिक हम करेंगे तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दैट इज नंबर 1, स्पर्म्स एफर्ट। स्पर्म के क्या एफर्ट है वहां तक आने के लिए? देखिए, जो स्पर्म है वो बेसिकली एल्कलाइन फ्लूइड के अंदर पड़ा था। कहां? सीमेन में। कहां पड़ा था? सीमेन में, एल्कलाइन फ्लूइड के अंदर पड़ा था। तो जैसे ही वो वेजिना के अंदर आता है तो वेजिना के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट उसे मिलता है। क्या मिलता है? एसिडिक एनवायरनमेंट। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट उसे एक्टिवेट कर देता है, किसके लिए? मूवमेंट के लिए। बेसिकली एक्टिविटी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर आकर के स्पर्म जो है हाईली एक्टिव हो जाता है और वो मूव करना शुरू करता है। ठीक है ना? तो फैलोपियन ट्यूब तक उसे पहुंचना है कहां से? सर्विक्स से। देखिए, उसे सर्विक्स पोर्शन से या अपर सर्विक्स के बाहर की बात है, ठीक है ना, नियर सर्विक्स पोर्शन से, क्योंकि नियर ना लिखें तो इसका मतलब सर्विक्स के अंदर आ गया। ठीक है ना, नियर सर्विक्स पोर्शन से इसे मूव करके जाना है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो आप थ्योरी अपने आप बनाएंगे। इसमें आपने लिखना है कि जो स्पर्म की टेल है वो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करती है। ठीक है, और वो फ्लैजिलर मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म एफर्ट के लिए कि स्पर्म कहां से कहां चले जाएं? सर्विक्स पोर्शन से फैलोपियन ट्यूब में चले जाएं। यानी कि स्पर्म जो है स्विमिंग करते हैं फ्लूइड मीडियम के अंदर। ठीक है ना, क्या करते हैं? स्विमिंग इन फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम के अंदर स्विमिंग करते हैं, और कौन सी मूवमेंट होती है? फ्लैजिलर मूवमेंट।
फ्लैजिलर मूवमेंट। और बच्चों आपने याद रखना है कि फ्लैजिलर मूवमेंट कितनी होती है, जो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा 1.5 to 3 mm पर मिनट, ठीक है ना। ये मूवमेंट कितनी होती है, ये मूवमेंट होती है 1.5 to 3 mm पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 1.5 से 3 mm जो है ये मूव कर जाते हैं। और यहां ऐसी मूवमेंट होने पर देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि 200 से या 300 से 400, 200 से 400 ही बोलते हैं, 300 से 400 मिलियन जो हैं स्पर्म जो है वो इजैकुलेट हुए थे, लेकिन ये कहां पहुंचे थे, ये पहुंचे थे सर्विक्स पोर्शन में, लेकिन नियर अबाउट 100 स्पर्म ही कहां पहुंच पाते हैं, 100 स्पर्म्स रीच अप टू फेलोपियन ट्यूब। कहां पहुंच पाते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं नियर अबाउट। सर बाकी कहां गए, अभी हम बताएंगे। देखो हमने बताया था कि सारे के सारे स्पर्म नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल भी होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो वो तो वहीं डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि कुछ स्पर्म जो है फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। कुछ जो है जो कैपेसिटेशन होनी होती है कैपेसिटेट नहीं हो पाते और वहां तक उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो हम सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे अभी। तो यानी कि स्पर्म एफर्ट क्या है कि सर वो स्विमिंग करते हैं अपनी टेल के हेल्प से, और टेल की इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, जिसकी स्पीड कितनी है 1.5 mm to 3 mm पर मिनट, ठीक है। जिसकी वजह से 300 से 400 मिलियन स्पर्म वहां इजैकुलेट हुए थे, लेकिन नियर अबाउट 100 स्पर्म ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये तो था बच्चों स्पर्म एफर्ट। लेकिन सेकंड टाइप है हमारी, सेकंड जो हमारा एफर्ट था दैट इज द यूट्रस एफर्ट, ठीक है। सेकंड इज द यूट्रस एफर्ट। कि स्पर्म के सर्विक्स से लेकर के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में यूट्रस का भी रोल होता है। यूट्रस का क्या एफर्ट है सर, ये कैसे हो सकता है, तो अपनी जगह पर है, इसके पास तो बेचारे के पास कोई टेल भी नहीं है, या इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं है जो इसको ऊपर तक पहुंचा दे, ठीक है। लेकिन बच्चों आपने एक चीज याद रखनी है कि यूट्रस की जो वॉल है, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस पढ़ा था हमने, किसकी बनी हुई थी, मायोमेट्रियम। किसकी थी, मायोमेट्रियम, ठीक है। मायो माने मसल्स, क्या है मायो माने मसल्स। ये मसल क्या करती हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिससे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो बच्चों ये मेरा हाथ जो है ये यूट्रस है, ये कैविटी हो गई, ये सर्विक्स पोर्शन हो गया, ये हेड हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यूट्रस ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया इस तरह से, तो प्रेशर बाहर की तरफ गया, लेकिन जैसे ही इसने रिलैक्स किया तो इसने सक करने की फॉर्म में प्रेशर को बनाया। जैसे हम बच्चे को ड्रॉपर में दवाई देते हैं ना, एक बार जब हम उसे दबाते हैं तो दवाई दूर भागती है, और दूसरी बार जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो दवाई उसके अंदर आ जाती है। ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह यही काम किया यूट्रस की वॉल ने, मायोमेट्रियम ने, कि उसकी वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होकर के रिलैक्स हुई, तो जो यहां पर स्पर्म्स पड़े हुए थे वो बंच की फॉर्म में सीधे अंदर चले गए, यूट्रस के अंदर चले गए। अब यूट्रस तो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, जिससे कि वो फर्दर स्पर्म्स को अपने अंदर लेता रहेगा, और पीछे वाले स्पर्म जो हैं जो पहले लिए थे वो ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। लेकिन सर आप ये बताइए, ये मसल जो है रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बिल्कुल ये तो समझ आ गया कि सर ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं किसकी, यूट्रस की, यानी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं।
इन्होंने यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाई, लेकिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का मसल करने के लिए मसल को मैसेज किसने दिया? ठीक है, ये मेजर पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट है बच्चों। सीमेन जो रिलीज हुआ था मेल बॉडी से, उसके अंदर हमने पढ़ा था समाइनल वेसिकल लार्ज अमाउंट में और प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉल अमाउंट में, यानी कि ज्यादा अमाउंट में लार्ज समाइनल वेसिकल और थोड़ी सी अमाउंट में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही थी? एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या नाम है? GLANDINS, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हार्मोन है बच्चों बेसिकली। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है PROSTAGLANDINS, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना, ये रिलीज हुआ था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, लेकिन ये एक्ट किसके ऊपर करता है? ये जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाकर के यूट्रस की वॉल के ऊपर एक्ट करता है। यानी कि सीमेन के अंदर स्पर्म भी है और सीमेन भी है। सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है जो जाकर के सीधा एक्ट करेगा किसके ऊपर? यूट्रस की वॉल के ऊपर। किसके ऊपर? यूट्रस की वॉल के ऊपर। एक वो बटन दबाना, आप लाइट चलेगी, फैन के साथ वाला नहीं, ये इधर इधर, ये फैन के साथ वाला। हाँ एक बार और दबा दो, बंद करके, बंद करके, बस चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो मेल बॉडी से रिलीज होता है और जाकर के फीमेल की यूट्रस के ऊपर काम करता है, और इसकी वजह से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मेल बॉडी से सीमेन के अंदर जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई? क्योंकि जाकर के इसने किसके ऊपर एक्ट कर दिया? जाकर के उसने यूट्रस की मसल के ऊपर सीधा सीधा एक्ट कर दिया, जिससे कि यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, और कॉन्ट्रैक्शन से यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उससे सकिंग, एक सकिंग प्रेशर बना, सक्शन प्रेशर बना, जिससे कि जो हमारा स्पर्म है वो कहां चले गए? यूट्रस के अंदर चले गए। समझ आया आपको? क्लियर? तो अब यहां पर आपको बच्चों जो नोट करने वाली बात है, यूट्रस एफर्ट में आप लिखेंगे बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल इन द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस कॉल्ड एज मायोमीट्रियम। ठीक है, दिस लेयर is responsible for the uterus contraction in response to the prostaglandin that is released, or that is a part of semen released by the male genital reproductive system and act upon the myometrium or the uterus layer। ठीक है, क्लियर हो गया? हम ये भी बोलते हैं यूट्रस मस्कुलेचर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि यूट्रस मस्कुलेचर की या फीमेल मस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर आता है बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो आंसर क्या आता है हमारा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक दो बात और बताऊंगा, आज का हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। आप लिखेंगे यहां पर स्पर्म्स जो है मे रीच इन 5 मिनट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो स्पर्म 5 मिनट में भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्पर्म सेल जो है सरवाइव करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर 1 से 3 दिन के लिए, लेकिन वो एग को केवल 12 से 24 घंटे में ही फर्टिलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओव्यूलेट हुआ है, जब मैंने कहा कि ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद एग जो है 72 घंटे तक सरवाइव करता है, लेकिन वो फर्टिलाइज कर सकता है फर्स्ट 24 आवर्स। यानी कि ये जो स्पर्म अंदर आए हैं ये 12 से 24 घंटे तक ही ओव्यूलेटेड एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले 12 से 24 घंटे जो है ओव्यूलेटेड एग के, उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर तब तक कर दिया तो ठीक है, उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक फर्टिलाइजेशन का आज का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ के आए, डायग्राम जो दिया हुआ है इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बना करके आए। मैं भी बच्चों आपके लिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाऊंगा।